बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 जुलाई है, हफ्ते का दिन है, और वह है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरीके से ईरान को घुटनों के बल लाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और यहां तक कि 12 रोजा जंग मुसल्लत की गई, और जंग मुसल्लत करने के बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि इजराइल की जानिब से ईरान की जो एनरिचमेंट थी, जो यूरेनियम एनरिचमेंट, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने और ईरान को दस्तबरदार करने के लिए यह सारे का सारा प्लान रचाया गया और अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। यहां तक कि ईरान की जो 3 अहम तरीन जो तनसीबात थी, एटमी तनसीबात, उनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें नातंज थे, जिसमें अस्फहान थी, जिसमें फोडो, इनकी जो अहम तरीन जो एटमी तनसीबात थी, उनको निशाने पे भी लिया गया और अमेरिका की जानिब से B-2 बम्बार तैयारों के साथ वहां पर हमले भी किए गए। लेकिन अब कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और इजराइल जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से गमो गुस्से के अंदर है, सीखपा है, क्योंकि वहां पर अब कहानी खुली है कि वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो मुकम्मल तौर पर मौजूद है और वो एटमी धमाके करने जा रहे हैं। इस हवाले से इजरायली मीडिया जो है वो चीखो पुकार कर रहा है और दोबारा से, जो हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा से हमला होगा, और ये जो जंग है, ये जंग ये नहीं है कि जंगबंदी इस वजह से हुई है कि वो रुक गए, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक था और ब्रेक में अपनी दोबारा से पावर को इकट्ठा करना और दोबारा से ईरान पर हमला करने की तैयारी है। लेकिन अब कहानी जो है वो पलट गई है और ईरान की जानिब से जो एटमी धमाकों की खबर ने इजराइल के अंदर सफे मातम जो है वो बिछा के रख दी है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो ईरानी सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उनके हवाले से मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ था और ये तकरीबन 15 जून को हुआ, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था और वो जो ज़ेरे जमीन बंकर के अंदर मौजूद थे, वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, वहां पर बमबारी हुई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हसन नसरुल्लाह जो है उनको टारगेट किया गया था, उसी तर्ज पे, लेकिन वो वहां से बाल बचे। लेकिन गुज़श्ता रोज, यानी ये जो जुमा गुजरा, जुमे से पहले की रात, जो जुमेरात के रोज वहां पर जो ईरानी सदर के ऊपर दूसरा कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन वो एक बार फिर से बाल बचे हैं। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर जो शामी सदर है, जो इस वक्त जो अल जलानी, अहमद अल शरह, वो जनाब वाला उसके मुल्क से फरार होने के हवाले से खबर है। क्या वो वाकई मुल्क से फरार हुआ है, ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन अभी शामी जो फौजें हैं और शामी जो जंगजू हैं, उनकी चढ़ाई बाकायदा तौर पर अब खबरें सामने आ रही हैं और 1 लाख जंगजू जो हैं उनकी जानिब से इजराइल को लेकर और बाकायदा अपने दिफा को लेकर आगे बढ़ने की खबरें जो है वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, लेकिन ईरान ने दांत खट्टे करके रख दिए और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। यहां तक कि जो ईरानी जर्नैल हैं, जो शहीद जर्नैल हाजीजादा जो थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार मौजूद है कि अगर जब ये जंग छिड़ेगी और आप देखेंगे कि हमने वो पूरी दुनिया के अंदर कोई इनके पास भी आपको भटकता नजर नहीं आएगा। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपको लगेगा कि मैं कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूं, लेकिन आप अंदाजा करेंगे, आप विटनेस करेंगे उस वक्त जब ये आप मंजर बजाते खुद देखेंगे। तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पूरी का पूरा खेल रचा, लेकिन इसके बावजूद वह यहां पर जो है वो उनको मुंह की खाना पड़ी। लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि कैसे जो सिनेरियो है वो बदला है। और अभी खबरें जो आ रही हैं और टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट ऑफ 3 nukes sites hit by US, only Fordo was badly set back, Trump projected wider option। अब बाकायदा तौर पर जो ये बताया गया कि जो 3 उन्होंने वहां पर हमला हुआ, 3 उनकी एटमी तनसीबात थी, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो कोई कामयाब हमला नहीं था, बल्कि उनमें से एक जो है वो फोडो तनसीब जो थी वो कुछ जो है वो हिट हुई है, उसको सेटबैक हुआ है, बाकी वहां की वहां मौजूद है और कोई इतना बड़ा हमले को लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो इजराइल हायोम है उसने रिपोर्ट किया, इजराइल यूएस पॉन्डरिंग एडिशनल स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज इंटेलिजेंस शोज पार्शियल सक्सेस, मतलब फुली सक्सेस भी नहीं मिली। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये चंद महीनों के अंदर एटमी हमले करने की, एटमी धमाके करने की सलाहियत के काबिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो दोबारा से
इस वक्त अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला किया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले भी जिस तरह से हमला हुआ और 3 एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसमें नतन्स, अस्फहान और फोर्डो थी। फोर्डो जो है वो कुछ हिट हुई है, बाकी जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ बाकियों को। लेकिन यहां पर जो हमले हुए उसकी बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो ईरान जिस तेजी के साथ वहां पर काम कर रहा है, और वो इतनी ज्यादा डैमेज नहीं है कि वहां पर काम दोबारा से शुरू ना किया जा सके, बल्कि एटमी धमाकों की जो यरूशलेम पोस्ट, इजराइल हयोम और फिर जो इजरायली मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। और ये एक बात याद रखिए, जिस तरह से वो ये क्लेम कर रहे हैं उसकी एक बुनियादी वजह है, जो इनके चीखें जो है वो आपको सुनाई दे रही है, उसकी मेजर रीजन सिर्फ एक है कि दोबारा से हमला करने की बुनियाद बनाना। क्योंकि इराक के अंदर आपको मालूम है जब इराक पे भी हमला हुआ था तो क्या वजह बनी थी, और यही एटमी हमलों के हवाले से, न्यूक्लियर ताकत हासिल करने के हवाले से जो नेतन्याहू है उसने अमेरिका को बाकायदा तौर पर कन्विंस किया और वहां पर हमला करवा दिया। तो वो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनके पास एटमी हथियार है, लेकिन यहां पर भी ये एक बेसिकली सोची समझी चाल है। और अभी यूएस स्ट्राइक्स के हवाले से बताया ये जा रहा है, जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया, यूएस स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड ओनली 1 ऑफ 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। एनबीसी जो एनबीसी है उसकी जानिब से यह बताया गया कि ये जो हमला हुआ है इसमें इनकी जो 3 साइट्स हैं उनको निशाना बनाने के बाद सिर्फ एक जो है वो हिट हुई है, बाकी कुछ ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो खबरें मजीद रिपोर्ट की गई और बताया गया कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसको कन्विंस किया गया कि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जितनी भी उनके हसास मकामात हैं उनके ऊपर हमला किया जाए, लेकिन उसने इस ऑपरेशन को वाइड करने से इनकार कर दिया और वो पूरी दुनिया के अंदर इसे अपनी टांगे फैलाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसने ये किया। लेकिन अब दोबारा से हमले की जो तैयारियां हो रही हैं इसको लेकर जो ईरानी टॉप कमांडर लीडरशिप है उनकी जानिब से एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के दौरान आईआरजीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके कमांडर ने बताया कि वो एनिमी जो रिजीम है उसको लेकर जिस तरह से वो हमले करने की तैयारी कर रहे हैं उसको दोबारा से काउंटर करने की मुकम्मल तौर पर पोजीशन में। उनको मालूम है कि ये जो हमला हुआ था, ये हमला जो है वो ऐसा नहीं था, बल्कि हमने जो जवाबी कार्रवाइयां की पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। अभी जो ब्रेक आपने लिया वो आपने अपनी ताकत दोबारा हासिल करने के लिए लिया, लेकिन अब जो हमले आपको देखने में मिलेंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो इससे भी बढ़कर जवाब मिलेगा। और वो मिसाइल हमने देखा, वो हमने पूरी दुनिया ने ये विटनेस किया कि कैसे वो जो मिसाइल थे जमीन से ऐसे बिल्कुल सीधा उमूदी शेप के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिजा में गायब हो जाते हैं, फिर जो है वो वहां पर अपने टारगेट के ऊपर आते हैं और क्लस्टर की तरह से वो फैल जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे दुनिया में ये विटनेस किया गया और ये सिनेरियो बहुत तेजी के साथ वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अभी ये तो इस वजह से अब क्योंकि हमला किसी वक्त भी ईरान पे हो सकता है और ईरान मुकम्मल तैयारियों के अंदर मौजूद है। दूसरी जानिब जो ईरानी सदर है पेज़ेश्कियान, उनके ऊपर पहले कातिलाना हमला हुआ और वो क्योंकि पहले जिस तरह से इब्राहिम रईसी जो है उनको भी शहीद किया गया था, उसके अलावा हमने देखा किस तरह से वो अजरबैजान से वापस आ रहे हैं और वहां पर वो टारगेट हुआ। बाद में पता चला वो पेजर डिवाइसेस के थ्रू कुछ जो है वो गेम की गई, उनको निशाने पे लिया गया था, ऐसे वैसे कुछ गेम नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी मामला सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, और खुसूसी तौर पर जो कातिलाना हमला मसूद पेज़ेश्कियान के ऊपर हुआ और उनके जो वहां पर अपने तेहरान के अंदर जो उनकी बेस है ज़ेरे जमीन बंकर के अंदर वो मौजूद मीटिंग कर रहे थे, वहां पर हमला हुआ, वो महफूज तरीके से बाहर निकले, जख्मी हुए। लेकिन गुज़श्ता रोज यानी डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जुमेरात के रोज वो एक दौरे पे थे, उनकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल के अंदर जो है वो पानी मिक्स कर दिया गया था और बीच चौराहे उनकी गाड़ी जो है वो रुक गई और बंद हो गई, जिसकी वजह से उनको टैक्सी लेकर जाना पड़ा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इजरायली मीडिया है, इजरायली हयोम, उसने ये रिपोर्ट किया और उसने बताया ईरान प्रेसिडेंट फोर्स्ड टू टेक टैक्सी इन लेटेस्ट ह्यूमिलिएशन। मतलब उन्होंने बताया कि वो उसको जो है वो मजबूर किया गया कि वो टैक्सी लेने पर मजबूर हो और टैक्सी लेकर जाने पे वहां से निकलने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर उनको टारगेट करने का प्लान था, कत्ल करने का मंसूबा था। लेकिन वो बाल वहां से बचे और यहां से वो उन्होंने निकलने में आफियत जानी और वो बड़ी जल्दी के साथ वो टैक्सी पकड़ते हुए वहां से निकले। और ये एक से बढ़कर एक जो है वो कार्रवाइयां इस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जो आयतुल्लाह अली खामनाई है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर बताया कि उनकी नेशन, उनकी जो कौम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खड़ी है और हर तरह से वो जो मुखालिफिन है, दुश्मन है, उनको भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखती है और वो किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस तरह से द नेशन ऑफ ईरान विल डेफिनेटली बी विक्टोरियस, और उन्होंने कहा कि हम फतेह याब होंगे। और जिस तरह से हमने देखा पूरी दुनिया ने
اس کو وٹنس کیا کہ کنفرنٹریشن کے اندر کس طرح سے کس سٹیج کے اوپر جا کر ہم نے آپریشنز کے اندر کامیابی حاصل کی. اب اس سے بھی بڑے سرپرائزز جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دوسری جانب اس سے بھی اگلی خبر, کیونکہ جو شامی صدر ہے اس وقت احمد الشریح, کیونکہ شام بھی حالت جنگ میں ہے اور وہاں پر جس طرح سے حملہ ہوا پچھلے 3 دنوں کے اندر وہاں پر 700 سے 1000 کے قریب لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. اور دمشق میں جو ان کی ڈیفنس منسٹری ہے اس کو ٹارگٹ پہ لیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ان کا جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر, پھر اس کے علاوہ ان کی عمارت اتنی بڑی یوں کہہ لیں کہ صدارت محل, اس کو نشانے پہ لیا گیا. تو یہ خبریں سامنے آ رہی. پہلے تو یہ کہا گیا کہ وزیر دفاع اس عمارت کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. بالکل یہ غلط خبر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ محفوظ ہیں. دوسری جانب احمد الشریح نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ یہاں سے ملک سے فرار نہیں ہوگا بلکہ دمشق تک نہیں چھوڑے گا. لیکن ابھی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو المعادین نے رپورٹ کیا, the Syrian President Ahmed al-Shuraih and his family have left Damascus. جو دمشق ہے اس کو وہ چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے اور باقاعدہ طور پر احمد الشریح اور اس کی جو فیملی ہے وہ وہاں سے جو دمشق ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ابھی شامی وزارت خارجہ نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ شام پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے دیکھا گیا. ہم ایک بار پھر واضح کر دیں کہ شام کی وحدت ہماری پہلی ترجیح ہے. تقسیم کا مطلب انتشار ہے اور اسرائیل شام کو تقسیم کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شامی صدر جو ہے احمد الشریح نے ایک شام ایک فوج کے جیسے کرد اکائیوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے انہیں قومی دھارے میں شامل کیا تھا. اسی طرح دروز کو بھی موقع فراہم کیا کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں. ابھی خبر جو آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر تینوں دھڑوں نے شامی حکومت کے ساتھ معاہدے کو قبول کیا ہے اور تاہم 2 دن قبل اسرائیل کے امام پر جو حکمت الہجری نے معاہدے کو توڑتے ہوئے عربوں کو قتل کرنا شروع کیا اور حکمت الہجری کو یہاں پر روکنے کے لیے شامی فوج کے بجائے شامی پولیس فورسز کو سویدہ میں بھیجا گیا, جس پر حکمت الہجری اور اسرائیل نے بمباری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وزارت دفاع کی عمارت پر بھی حملہ کیا گیا. جبکہ شامی حکومت نے دوبارہ دیگر دونوں دروزی دھڑوں کو آن بورڈ لیا اور معاہدے کی توثیق کی. لیکن معاہدے کے مطابق شامی فوج سویدہ میں داخل نہیں ہوگی اور پولیس کے دستے مزید بھیجے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے حکمت الہجری کو بے بس کرنے کے لیے پورے شام سے عرب بدوی قبائل جو ہے وہ سویدہ بھیجے گئے ہیں اور آج سارا دن دروزی جن کے پاس کچھ اسرائیل فوج کے دروزی سپاہی بھی موجود ہیں وہاں پر جنگ جاری ہے. اور اسرائیل جو کل تک دروزی کو بچانے کو دوڑتا ہوا آیا تھا, آج اس نے براہ راست کوئی کاروائی نہیں کی. لیکن حکمت الہجری اس وقت مکمل طور پر پھنس چکا ہے اور آج صبح اس نے اسرائیل سے مدد کی اپیل کی اور دوپہر شامی حکومت کو درخواست کی. لیکن یہ جنگ ابھی ختم ہونے نہیں جا رہی. ابھی جو اسرائیل نے شامی فورسز کو کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں میں سویدہ میں داخل ہو سکتی ہیں, لیکن شامی صدر احمد الشریح نے سویدہ کو معاہدے کے مطابق حل کرنے کا اندیا دیا. تاہم ابھی جو عرب بدوی قبائل ہیں وہ واپس جانے کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. تو یہ جناب والا سچویشن ہے اور یہ اس وقت کے حالات ہیں. میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.